हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैथ्स मंत्रा बाय विजय की नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, हम क्लास 9th के 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। और इस वीडियो में हमने ज्योमेट्री की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और देखा था कि ज्योमेट्री किस तरह से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह से ज्योमेट्री का एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी ज्योमेट्री का काफ़ी एक्सेस के अंदर यूज़ किया गया था। तो उस वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी पढ़ा था, पॉइंट की डेफिनेशन, लाइन की डेफिनेशन एंड सरफेस की डेफिनेशन। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जाइए और उसे देखिए। तो पॉइंट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट इज दैट विच हैज़ अ नो पार्ट। पॉइंट वह है जिसका कोई पार्ट नहीं होगा। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट प्रोवाइड कर दिया गया है। पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट वह होगा जिसका कोई भी पार्ट नहीं होगा। तो देखिए, मुझे पॉइंट को डिफाइन करने के लिए पार्ट की डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि डेफिनेशन ये बोलती है ना कि पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो पार्ट को फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा। तो पार्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ, पार्ट टू बी दैट विच ऑक्यूपाई एरिया। पार्ट वह होगा जो कोई ना कोई एक एरिया कवर करता होगा। ठीक है, तो पार्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे एरिया डिफाइन करना पड़ा। इसी तरह से एरिया को डिफाइन करूँगा तो कोई ना कोई एक टर्म मिलेगी जिसको फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ से मुझे एक टर्म डेफिनेशंस की एक लॉन्ग चेन मिल रही है जिसका कभी कोई एंड नहीं होगा। तो टू डिफाइन वन थिंग, टू डिफाइन वन टर्म, नीड टू डिफाइन अनदर टर्म। एक टर्म को डिफाइन करने के लिए बाकी सारी टर्म्स को डिफाइन करना पड़ रहा है। तो देखिए, इसी रीजन की वजह से फॉर सच रीजन मैथमेटिशियंस एग्री टू लीव सम ज्योमेट्रिक टर्म अनडिफाइंड। मैथमेटिशियंस ने सोचा कि ज्योमेट्री की कुछ टर्म्स को अनडिफाइन ही रहने दिया जाए। सो इन ज्योमेट्री ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए सरफेस, इन सब की डेफिनेशंस, इन सबको अनडिफाइंड टर्म बोला गया है। अभी आपने देखा ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट की डेफिनेशन, लाइन की डेफिनेशन एंड सरफेस की डेफिनेशन को अनडिफाइंड टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो हम यूक्लिड एक्सियम एंड यूक्लिड पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं। तो उससे पहले एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्सियम एंड पोस्टुलेट क्या होते हैं। तो एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट एंड नीड नॉट टू बी प्रूफ। जो एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होती है जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है जिसको आप फॉल्स नहीं बोल सकते, जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। तो इसी तरह से एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट एंड नीड नॉट टू बी प्रूफ। इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इनके अंदर एक डिफरेंस है। देर इज़ ओनली वन डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड पोस्टुलेट। एक्सियम इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। जो एक्सियम होते हैं वो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच पर एप्लीकेबल होते हैं, बट पोस्टुलेट इज़ एप्लीकेबल टू ज्योमेट्री ओनली। जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री पर अप्लाई होते हैं एंड एक्सियम मैथमेटिक्स की हर ब्रांच पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, यूक्लिड एक्सियम के बारे में पढ़ते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सियम होते हैं वो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच पर अप्लाई होते हैं। तो हम यूक्लिड एक्सियम के बारे में देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट यूक्लिड एक्सियम है वो क्या कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको मैं आपको रियल लाइफ की हेल्प से समझाता हूँ कि मान लीजिए ए बी का फ्रेंड है एंड ए सी का भी फ्रेंड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी और सी आपस में फ्रेंड होंगे। यही तो बोला है फर्स्ट एक्सियम के अंदर कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। ए बी को भी इक्वल है, मतलब कि ए बी का भी फ्रेंड है एंड ए सी को भी इक्वल है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी का भी फ्रेंड है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो बी और सी एक दूसरे को भी इक्वल होंगे, मतलब कि बी और सी एक दूसरे के भी फ्रेंड होंगे। इन फ्रेंड को हम क्या बोलते हैं? हम म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो बी और सी एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड होंगे।
ठीक है। सेकंड इक्वलिड एक्सियम क्या है कि इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मान लीजिए कि 5 इक्वल टू 5 है, उन्होंने यही तो बोला है कि दो इक्वल हैं, 5 इक्वल टू 5 है, उनके अंदर आप इक्वल ही ऐड करो। 2 ऐड कर देता हूँ दोनों के अंदर, तो देखिए 7 इक्वल टू 7। अगर मैं इक्वल के अंदर इक्वल ही ऐड करूँगा तो जो होल बनेगा आपका, जो टोटल बनेगा वो इक्वल ही तो बन रहा है। ठीक है, ये हम मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बार यूज़ करते हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर हम सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। ठीक है। थर्ड इक्वलिड एक्सियम क्या कहता है कि इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अब मान लीजिए कि 5 इक्वल टू 5 है, अब ये दोनों इक्वल हैं, इनमें से मैं इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मान लीजिए मैं -1 करता हूँ एंड -1 करता हूँ, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आया है वो भी तो इक्वल आया है ना। तो यहाँ से हम ऐसा भी तो करते हैं ना इक्वेशंस के अंदर कि हम इक्वल ऐड कर सकते हैं एंड इक्वल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो जो हम रिजल्ट अप्लाई करते हैं वो यहीं से, इन्हीं की वजह से अप्लाई करते हैं, इक्वलिड एक्सियम की वजह से ये अप्लाई करते हैं। इक्वलिड के फोर्थ एक्सियम के बारे में देखते हैं। फोर्थ एक्सियम क्या कहता है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें, कोई भी दो थिंग अगर एक दूसरे को प्रॉपरली कोइंसाइड करेंगी तो उन दोनों को हम इक्वल बोलेंगे। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल का बात करूं तो मान लीजिए ये दो हैंड है, अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहे हैं तो मैं इन दोनों को बोलूँगा ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप बुक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप कॉपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप दो ट्रायंगल का एग्जाम्पल ले लो, सिमिलर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, सिमिलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो इसी के बेस पर तो था। वहाँ पर हम क्या करते थे कि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को प्रॉपरली कोइंसाइड करती हैं तो उनको हम सिमिलर बोलते थे। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से तो मिला है, तभी तो उसको हम क्या बोलते थे कि दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगी। ठीक है, सिमिलर होंगी मतलब कि। अब जो फिफ्थ एक्सियम है वो क्या कहता है कि द होल इज़ अ ग्रेटर देन ए पार्ट। मतलब मान लीजिए ये एक होल, मतलब एक मार्कर का एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एक होल का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें से ये एक पार्ट मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो क्या कहता है कि द होल इज़ अ ग्रेटर देन ए पार्ट। ये जो पूरा होल है ये इसके इस पार्ट से ग्रेटर होगा। तो ठीक बात है, होल इज़ अ ग्रेटर देन ए पार्ट। ठीक है, एक पूरा होल किसी एक पार्ट से बड़ा होगा। ठीक है। सिक्स्थ एक्सियम क्या कहता है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ ए सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब मान लीजिए एक मार्कर की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 2 पेन के इक्वल है, 1 मार्कर इक्वल टू 2 p। अब 1 मार्कर की वैल्यू 2 डस्टर के भी इक्वल है। ठीक है, अब यही चीज़ तो बोली है इसने कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ ए सेम थिंग, पेन की वैल्यू और डस्टर की वैल्यू, ठीक है, वो दोनों मार्कर के डबल हैं। ठीक है, 1 मार्कर इक्वल टू 2p एंड 1 मार्कर इक्वल टू 2d। मतलब 1 मार्कर की वैल्यू 2 पेन के इक्वल है एंड 1 मार्कर की वैल्यू 2 डस्टर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो सेवन्थ एक्सियम है वो क्या कहते हैं कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ ए सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेम, बिल्कुल सेम होगा। मैं मान लेता हूँ कि 1 पेन की वैल्यू मार्कर के हाफ होगी एंड 1 डस्टर की वैल्यू मार्कर के हाफ होगी। ठीक है, अब बोला है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ ए सेम थिंग, मार्कर के हाफ के इक्वल है दोनों की वैल्यू, पेन की वैल्यू भी मार्कर के हाफ के इक्वल है, डस्टर की वैल्यू भी मार्कर के हाफ के इक्वल है। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि पेन और डस्टर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। बिल्कुल सेम सिक्स्थ एक्सियम की तरह। वहाँ पर क्या था कि डबल पेन की वैल्यू मार्कर के इक्वल थी एंड डबल डस्टर की वैल्यू मार्कर के इक्वल थी। ठीक है, ये थे आपके इक्वलिड के 7 एक्सियम। ठीक है।